नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपको बता रहा था कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में हम लोग जान चुके हैं, कोशिका कला क्या होती है, कोशिका द्रव्य क्या होता है और केंद्रक क्या होता है। आज हम जानेंगे कोशिका विभाजन के बारे में, या कहें कि कोशिका वृद्धि कैसे करती है उसके बारे में। यदि हमें कहीं भी शरीर पे चोट लग जाती है, तो उस चोट की मरम्मत कैसे होती है उसके बारे में, या कहें कि एक जीव का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में। तो कोशिका विभाजन को जानने से पहले अपन जान लेते हैं कोशिका चक्र के बारे में, यानी कि सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल की दो अवस्थाएं होती हैं, इंटरफेज और एम अवस्था। इंटरफेज जो है इसको अपन कह सकते हैं तैयारी की अवस्था, यानी कि इसमें क्या होता है कि विभाजन के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका सबका संश्लेषण किया जाता है। जो पदार्थ अपने को विभाजन के लिए चाहिए होते हैं उन सब का यहाँ पे निर्माण होता है, उन सब पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, तो इस अंतरावस्था की अपनी तीन अवस्थाएं, G1, एस यानी कि संश्लेषी और G2 अवस्था। ठीक है, इन अवस्था के बारे में अपन विस्तार से जान लेते हैं। तो प्रथम वृद्धि काल है G1। ठीक है, G1 में कोशिका चक्र का 30 से 40% समय लगता है। कितना समय लगता है? 30 से 40%। इसमें क्या होता है कि इसमें कोशिका वृद्धि करती है और डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में डीएनए के संश्लेषण के लिए, डीएनए का जो निर्माण होगा उसके लिए आवश्यक प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, इसके बाद अपन जानते हैं दूसरी अवस्था है अपनी संश्लेषी अवस्था। संश्लेषी अवस्था या कहें एस प्रावस्था। इसमें चक्र का 20 से 30% समय लगता है और डीएनए का संश्लेषण होता है। यानी कि यहाँ पे तो डीएनए के संश्लेषण के लिए प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण होता है, और दूसरी अवस्था में क्या हो जाता है, दूसरे में हो जाता है डीएनए का संश्लेषण। अब तीसरी अवस्था की बात करें अपन G2 की। G2 में क्या होता है, इसमें चक्र का 10 से 20% समय लगता है और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। जीवन में क्या होता है, जीवन में डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन, यानी कि डीएनए के संश्लेषण के लिए जो भी प्रोटीन की हमें आवश्यकता है, जिस भी आरएनए की अपन को आवश्यकता है, उसका क्या होता है, संश्लेषण होता है। उसके बाद एस जो है संश्लेषी काल, उसमें होता है डीएनए का संश्लेषण। और द्वितीय वृद्धि काल G2 जो है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आगे अपन बात करते हैं एम प्रावस्था के बारे में, एम फेज के बारे में। तो एम फेज में कोशिका चक्र का 5 से 10% समय लगता है। केंद्रक विभाजन से दो केंद्रक का बनना होता है इसमें, यानी कि एक केंद्रक होता है, ये एक केंद्रक है। ठीक है, इससे अपने दो केंद्रक बन जाते हैं इस तरह से। और कोशिका द्रव्य के विभाजन से दो संतति कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि ये अपनी कोशिका होती है एक। ठीक है, अब इस कोशिका में सबसे पहले एक केंद्रक होता है, तो सबसे पहले इस केंद्रक का विभाजन होगा, यानी कि ये दो केंद्रक बन गए। ठीक है, उसके बाद ये जो कोशिका द्रव्य, इस कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो फिर क्या है कि ये दो कोशिकाएं बन जाती हैं पूरी तरह। इस तरह से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसमें जनक से, जनक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार अपनी कोशिका जो है वो वृद्धि करती है। अब अपन आगे जानते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में जान लेते हैं। तो जीव का निर्माण जो होता है वो एक कोश के निषेचित अंड युग्मन यानी जायगोट से होता है। सबसे पहले क्या होता है, जायगोट होता है। यानी कि कहीं अपन जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे एक कोशिकीय जायगोट बनता है। ठीक है, उस जायगोट के विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण से धीरे धीरे इसका कोश का विभाजन होकर के कोश का विभाजन के द्वारा क्या बनता है, बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है।
बहुकोशिकीय जीव बनता है। अब जननांगों का निर्माण कैसे होता है, यानी कि यह सारी प्रक्रिया किससे होती है, यह सारी प्रक्रिया होती है समसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है। लेकिन जननांगों का जो निर्माण होता है वो जनन मात्र कोशिकाओं से होता है, इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा और नर व मादा युग्मक बनेंगे, यानी कि गैमेट्स का निर्माण होगा। आगे अपन जानते हैं कोशिका प्रक्रिया, विभाजन की प्रक्रिया में केंद्रक व कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ये मैंने आपको बताया था अभी, केंद्रक का और कोशिका द्रव्य का क्या होगा, विभाजन होगा। कोशिका विभाजन के प्रकार होते हैं दो, एक तो होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में जनक कोशिका से जो संतति कोशिका बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में जो संतति कोशिका बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, जनक कोशिका की आधी रह जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। आगे अपन बात करते हैं समसूत्री या सूत्री विभाजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस। ये क्या है, समविभाजन है। समविभाजन क्यों है, मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जनक कोशिका से उत्पन्न होने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, जनक कोशिका के समान ही होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, समविभाजन। जनक कोशिका के अलावा जो जनन कोशिकाएं होती हैं अपनी, उनके अलावा कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, समविभाजन होता है, यानी कि सोमेटिक सेल्स में कौन सा विभाजन होता है, माइटोसिस। एक जनक कोशिका का दो संतति कोशिकाओं में विभाजन होता है, यानी कि ये एक जनक कोशिका होती है, इससे दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। संतति कोशिकाओं में जनक कोशिका के बराबर ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि इसमें जितने गुणसूत्र होंगे, जनक कोशिकाओं में जितने गुणसूत्र होंगे उतने किसमें होंगे, संतति कोशिकाओं में। ये अपनी जनक कोशिका है और ये इससे कितनी बन रही है, दो संतति कोशिका, इनमें भी गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है, ठीक है। अब इसकी अवस्थाएं अपन देख लेते हैं। सबसे पहले वही इंटरफेज होगा, उसके बाद केंद्रक विभाजन, और तीसरा होगा अपना कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। सबसे पहले कौन सी है, इंटरफेज, दूसरी है कार्योकाइनेसिस, और तीसरी अपनी साइटोकाइनेसिस। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अंतरावस्था की। अंतरावस्था मैंने अभी आपको बताया था कि अंतरावस्था में क्या होता है, आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है और संग्रह की अवस्था है ये, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, तैयारी की अवस्था। तैयारी की अवस्था कौन सी है, अंतरावस्था। कई बार ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि तैयारी की अवस्था कौन सी होती है, तो तैयारी की अवस्था है अपनी अंतरावस्था, ठीक है। वह अवस्था जिसमें आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है, तो वो कौन सी हो गई, अंतरावस्था। आगे अपन बात करते हैं केंद्रक विभाजन के बारे में। केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ये केंद्रक है, केंद्रक जो है ये क्या हो जाएगा, दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये जो केंद्रक है ना, ये वाला केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी चार अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और चौथी होती है टीलोफेज। इन चारों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं पूर्व अवस्था प्रोफेज के बारे में। इसको क्या है कि सबसे लंबी अवस्था है ये, जितना भी टाइम लगना होता है वो सब किसमें लग जाता है, पूर्व अवस्था में, ठीक है। समसूत्री विभाजन का प्रारंभ माना जाता है यहाँ से। समसूत्री विभाजन की प्रारंभ की अवस्था कौन सी है, तो उसको बोलेंगे अपन प्रोफेज। प्रारंभ की प्रावस्था, तो वो कौन सी है, प्रोफेज। अब बात करें गुणसूत्री धागे, लंबाई में छोटे हो जाते हैं और अधिक मोटे दिखाई देते हैं, अधिक मोटे दिखाई देते हैं। ये जो दिख रहे हैं ना आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं, ये देखो, ये गुणसूत्र जो हैं अधिक मोटे होकर के एकदम स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्रों का अधिक स्पष्ट होना, यानी कि अर्ध गुणसूत्र जो दिख रहे हैं ये अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, केवल गुणसूत्र बिंदु पर ही परस्पर जुड़ी रहते हैं। इसको बोलते हैं अपन गुणसूत्र बिंदु। कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये जो है इसको अपन बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। तो गुणसूत्र केवल गुणसूत्र बिंदु पर ही जुड़े रहते हैं। केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका विलुप्त हो जाती है।
इसमें क्या होता है, ये केंद्रक जो झिल्ली है, ये वाली झिल्ली, केंद्रक की झिल्ली जो है ये गायब हो जाती है, और जो इसमें अंदर केंद्रिका होती है वो केंद्रिका भी गायब हो जाती है। यानी कि अपन इसको एक बार समझने के लिए यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, ये है अपना केंद्रक, ठीक है। अब इसमें ये जो स्पष्ट गुणसूत्र जो क्या है कि स्पष्ट हो जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, और ये केवल और केवल गुणसूत्र बिंदु पर ही जुड़े रहते हैं, ये केवल गुणसूत्र बिंदु पर ही जुड़े रहते हैं। और ये धीरे धीरे करके इस प्रावस्था में केंद्रक झिल्ली जो क्या आ जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। केंद्रक झिल्ली के अलावा जो केंद्रिका होती है, ये केंद्रिका भी इसी अवस्था में गायब हो जाएगी, ठीक है। अब तारक काय विभाजन, इसमें तारक काय विभाजन होता है और दो पुत्री तारक केंद्रों का निर्माण होता है। ये जो तारक काय दिख रहे हैं अपने को, ये विभाजित होकर के दो पुत्री तारक केंद्र बनाते हैं, ठीक है। अब इन पुत्री तारक केंद्र जो हैं ये ध्रुवों का निर्धारण करते हैं, यानी कि अगली अवस्था में क्या होगा, ये तारक केंद्र ध्रुवों की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये ध्रुव बन जाएंगे अगली अवस्था में, ठीक है। आगे चल के अपन देखते हैं। तो इस अवस्था में अपने को याद क्या रखना है, इस अवस्था में अपने को इतनी सी बात याद रखनी है कि ये सबसे लंबी अवस्था है, ठीक है। सबसे लंबी अवस्था होने के साथ साथ इसमें केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, नंबर एक चीज ये है। दूसरी बात यह है कि गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं और केवल गुणसूत्र बिंदु पर ही जुड़े रहते हैं। और तीसरी बात याद रखनी है अपने को कि तारक काय जो है वो पुत्री तारक केंद्रों में विभाजित हो जाता है, पुत्री तारक केंद्रों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। आगे चलकर यही पुत्री तारक केंद्र ध्रुवों का निर्धारण करते हैं। तो इस पूर्व अवस्था में मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी आपको। अपने को छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, सीधा एग्जाम में यहीं से सवाल पूछा जाता है कि तारक काय पुत्री तारक केंद्रों में विभाजित होता है किस अवस्था में, तो किस अवस्था में होता है, पूर्व अवस्था में, ठीक है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका किस अवस्था में विलुप्त हो जाती है, तो सबसे पहले केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका ही विलुप्त होती है, वो कौन सी अवस्था होती है, पूर्व अवस्था में। आगे हम बात करते हैं इसकी दूसरी अवस्था मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज यानी कि मध्य अवस्था, मध्य की अवस्था है, ठीक है। इसमें क्या है, तरकु रेशे बनने लग जाते हैं, तरकु रेशे, तरकु रेशों का बनना प्रारंभ हो जाता है। ये जो दिख रहे हैं ना अपने को, ये दिख रहे हैं, ये क्या है अपने तरकु रेशे, ये हैं तरकु रेशे। और ये जो पुत्री तारक केंद्र है ये किस में बदल गए, ध्रुव में, इन्होंने ध्रुवों का निर्धारण कर दिया, ठीक है, ये ध्रुव हो गया। और ये जो दिख रहे हैं अपने को ये तार से, ये क्या है, तरकु रेशे, ये हैं अपने तरकु रेशे। तारक केंद्रों से निकलने वाली तारक किरणों से ही तरकु रेशों का निर्माण होता है, यानी कि ये तारक केंद्र है, इस तारक केंद्र से निकलने वाली तारक किरणें, ये तारक किरणें ही मिलकर के किसका निर्माण कर रही हैं, तरकु रेशों का निर्माण कर रही हैं। गुणसूत्र केंद्रक की परिधि से तरकु के मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर जाकर इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि गुणसूत्र बिंदु मध्यवर्ती भाग में तथा भुजाएं ध्रुवों की ओर हों। ये जो भुजाएं जो हैं ये किसकी ओर हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो गुणसूत्र है इस गुणसूत्र की भुजाएं किसकी ओर हैं, ध्रुवों की ओर, ठीक है। और जो गुणसूत्र बिंदु है, गुणसूत्र बिंदु क्या है, इसके मध्यवर्ती भाग में आ गया, किसके मध्यवर्ती भाग में, तरकु रेशों के मध्यवर्ती भाग में, ठीक है। और भुजाएं ध्रुवों की ओर आ गई। अब अगली स्थिति में क्या होगा, अगली स्थिति में ये जो अपना ये ध्रुव है, ध्रुवों की ओर ये आ जाएंगे गुणसूत्र बिंदु अपने, ठीक है। तो अगली अवस्था में समझ लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले प्रोफेज है, प्रोफेज में क्या बताया था मैंने, ये केंद्रक झिल्ली जो है ये धीरे धीरे क्या होता है, विलुप्त हो जाती है और केंद्रिका भी विलुप्त हो जाती है, गुणसूत्र अधिक स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। और तारक केंद्र जो है उनका निर्माण हो जाता है। एक तारक काय से एक तारक काय से दो पुत्री तारक केंद्र बन जाएंगे, और यही तारक केंद्र ध्रुव का निर्धारण करते हैं, ठीक है। यही आगे चल के क्या है, ये ध्रुव बन गए, ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होता है,
कि इन तारक केंद्रों से तरकुरे से निकलते हैं। ये तरकुरे से निकल रहे हैं, इसमें तारक केंद्रों से तरकुरे से निकलते हैं। अब इन तरकुरेशों के मध्य में गुणसूत्र इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि गुणसूत्र की भुजाएं जो हैं, यहाँ पे देखो चित्र में, गुणसूत्र की जो भुजाएं वो तो ध्रुवों की ओर हो गई, और जो गुणसूत्र बिंदु है वो तरकुरेशों के बिल्कुल मध्य में आ गया। अब अगली अवस्था आएगी अपनी एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये जो गुणसूत्र बिंदु जो हैं ये ध्रुवों की ओर खिंचेंगे, ठीक है, और जो भुजाएं गुणसूत्र की वो मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर आएंगी। और अगली अवस्था अपन देख लेते हैं एक बार। ये जो है सबसे छोटी अवस्था है, इसमें 2 या 3 मिनट का ही समय लगता है। सबसे छोटी अवस्था है, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होने लग जाता है, यानी कि मैंने अभी बताया था आपको, ये जो गुणसूत्र बिंदु हैं ये विभाजित होकर के ध्रुवों की ओर आने लग जाते हैं, ठीक है। उत्तरी गुणसूत्र ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, जो कि तंतुओं के संकुचन के द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो गुणसूत्र हैं, ये जो बने हैं अभी, इनको क्या बोलेंगे अपन, पुत्री गुणसूत्र। ये पुत्री गुणसूत्र पूरे के पूरे ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं, और ये जो है ये अभिक्रिया अपनी किसके द्वारा नियंत्रित होती है, पश्चावस्था अभिगमन के द्वारा, यानी कि इन पर एक ध्रुवों की तरफ से एक बल लगता है जिसके द्वारा यह नियंत्रित होती है। इस प्रावस्था में सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर तथा पुत्री गुणसूत्र की भुजाएं मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर। अभी मैंने बताया था आपको, ये जो गुणसूत्र बिंदु है ये तो ध्रुवों की ओर, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो गुणसूत्र बिंदु है ये तो ध्रुवों की ओर आएगा, और जो भुजाएं हैं ये मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर भागेंगी, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इस अवस्था में अब अपने को इतनी सी चीज याद रखनी है कि गुणसूत्र बिंदु जो है उनका विभाजन हो जाता है, और वो गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है, और भुजाएं जो है वो मध्यवर्ती भाग में, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये मध्यवर्ती भाग में रह जाएंगी। और ये सब क्रिया जो है ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये नियंत्रित होती है पश्चावस्था अभिगमन, एनाफेजिक मूवमेंट के द्वारा। आगे अपन बात करते हैं चौथी अवस्था के बारे में। तो चौथी अवस्था है इसकी अंत्यावस्था, टीलोफेज, यानी ये सबसे लास्ट की अवस्था है। इसमें इसमें क्या होगा कि पुत्री गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर पहुंचकर अकुंडलित होकर जालिका बनाते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। यानी कि जो ये गुणसूत्र थे ये अब ध्रुवों की ओर आ जाएंगे, ठीक है, और ध्रुवों की ओर आकर के अकुंडलित होकर जालिका बना लेंगे, यानी कि क्रोमेटिन जालिका बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्र समूह बन जाता है। ये गुणसूत्र समूह बन गया, एक गुणसूत्र समूह इधर ग्रुप बन गया, और एक गुणसूत्र समूह इधर वाले ध्रुव पर बन गया। अब प्रत्येक गुणसूत्रीय समूह के चारों ओर केंद्रकीय आवरण बनने से प्रत्येक जनक कोशिका में 2 संतति केंद्रक बन जाते हैं, और प्रत्येक केंद्रक में केंद्रिका भी बनने लगती है, प्रत्येक केंद्रक में केंद्रिका भी बनने लगती है। यानी कि अब इस पर धीरे धीरे क्या है कि अब उसकी रिवर्स प्रोसेस चालू हो जाएगी, रिवर्स प्रोसेस चालू हो जाएगी। पहले क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली विलुप्त हुई थी, लेकिन इस अवस्था में टीलोफेज में केंद्रक झिल्ली बनने लग जाएगी, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपको कोश का विभाजन में कोई भी दिक्कत आएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन, ये देखो, ये है अपनी प्रारंभ की अवस्था। इसमें अब एक बार आप काउंटिंग करते चलना कि गुणसूत्र कितने हैं इसमें, इसमें 4 गुणसूत्र, ठीक है, 4 गुणसूत्र हैं जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं अपने को। तो पहली अवस्था में होता क्या है कि गुणसूत्र, अब ध्यान से समझना, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है, और गुणसूत्र केवल गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े रहते हैं, ये दिख रहे हैं ना अपने को, गुणसूत्र बिंदु पर ही जुड़ रहे हैं, ठीक है। इस अवस्था में और क्या होता है, इंपॉर्टेंट, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, ये दोनों क्या है, विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज अपने को क्या देखनी है कि यहाँ पे एक तारक काय होता है, एक तारक काय जो है वो 2 पुत्री तारक काय तारक केंद्रों में विभाजित हो जाता है, ये रहे, देख रहे हैं अपने को, तो ये 2 पुत्री तारक केंद्र बन जाते हैं इससे। तो इस अवस्था में अपने को इतना ही याद रखना है कि गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, और तारक काय से 2 पुत्री तारक केंद्रों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, इतना मेरी गारंटी है। क्या चीज कि प्रोफेज में गुणसूत्र बिंदु स्पष्ट हो जाते हैं,
केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। और तीसरी है तारक का है, दो पुत्री तारक केंद्रों में बट जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात तो अपन करते हैं मेटाफेज की, मध्य अवस्था के बारे में। ये जो तारक केंद्र जो बने थे ये ध्रुवों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये ध्रुव हो गए इसके। अब इन ध्रुवों से तारक किरणें निकलती हैं, दिख रहे हैं अपने को डायग्राम में। तो इन ध्रुवों से तारक किरणें निकल रही हैं। ये तारक किरणें जो हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, तरकु रेशे। अब इन तरकु रेशों के मध्य में ये गुणसूत्र इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि भुजाएं जो हैं वो ध्रुवों की ओर दिख रही है ना अपने को। ये भुजा किधर हो गई, ये भुजाएं हो गई ध्रुवों की ओर, यानी कि इधर। ठीक है, और जो गुणसूत्र बिंदु है वो इन तारक रेशों के बिल्कुल बीच में आ जाता है, तरकु रेशों के बीच में। ठीक, अब अगली अवस्था में अपन बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं होता मेटाफेज में। मेटाफेज में केवल इतना है कि तरकु रेशे बनते हैं। अगली बात करें अपन एनाफेज के बारे में, तो एनाफेज में क्या होता है, ये जो गुणसूत्र बिंदु है ये ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। दिख रहे हैं ना, ये ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। और भुजाएं जो हैं ये किधर जाती हैं, ये मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर जाती हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है कि ध्रुवों की ओर गुणसूत्र बिंदु आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये सब किसके द्वारा रुकता है, तो ये सब होता है एनाफेजिक मूवमेंट के कारण। एनाफेजिक मूवमेंट, ये सब एनाफेजिक मूवमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। अगली अपन बात करें तो चौथी अवस्था में क्या होता है कि चौथी अवस्था में जो ये गुणसूत्र बने, ये जो टुकड़े होकर गुणसूत्र बने, ये क्या है, दोनों ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं चार चार। इधर चार गुणसूत्र आ गए और इधर भी चार गुणसूत्र आ गए। और ये सब क्या है कि ध्रुवों पर जाकर के एक समूह बना लेते हैं। ये समूह दिख रहे हैं ना अपने को, ये समूह बन गए ध्रुवों पर जाके। तो इन समूह के चारों ओर अब धीरे धीरे क्या है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लग जाता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण, तो इस प्रकार अपना केंद्रक विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी चार गुणसूत्र हैं, यहाँ भी चार गुणसूत्र हैं, और जनक कोशिका में कितने थे, चार। यानी कि इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। मुझे नहीं लगता कि आप इसको भूल पाओगे। ठीक है, यदि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो देखते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को, और जितना हो सके उतना शेयर करें और कमेंट करें साथ ही साथ में, जिससे हमें क्या है कि मोटिवेशन मिलता रहे और हम और बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।